हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम इन्वायरमेंट का एक ऐसा चैप्टर लाए हैं, यानी कि इन्वायरमेंट सम्मेलन से लेके आए हैं, यानी कि जिसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम अर्थ समिट या रियो कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, जो 1992 यानी कि 1992 में हुआ था। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण इन्वायरमेंट सम्मेलन है जिसके थ्रू बहुत सारे सम्मेलनों का जन्म हुआ, जिसको लेके हमेशा हमें कंफ्यूजन बनी रहती है। तो आज हम इसको ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे कि आगे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब कि पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट, रियो समिट से लेके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इजीली बता लेंगे। चाहे कथन निष्कर्ष का पूछेगा, चाहे कि किसी ईयर से पूछेगा, या फिर पूछेगा इसके थ्रू कौन से सम्मेलन का जन्म हुआ, मतलब वो ए टू जेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका कभी स्किप नहीं होगा। तो ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम मतलब चाहे आप यूपी 8380 लोअर पीसीएस, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस, या फिर कोई भी एग्जाम देंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और इससे हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। तो आज हम पृथ्वी सम्मेलन 1992 को इतना कम्प्लीटली कवर करेंगे, तो इसके बारे में आपको इसके अलावा कोई और भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, जिसको अर्थ समिट या रियो कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता था। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले है ब्रटलैंड आयोग, यानी कि ब्रटलैंड कमीशन 1983 में आया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1983 में विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन किया, जिसका नाम क्या था, WCD, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट। इसकी भी स्थापना कब की गई, 1983 में। किस कमीशन के द्वारा, ब्रटलैंड कमीशन 1983 के द्वारा। दोनों का नाम याद रखना है कि ब्रटलैंड कमीशन 1983 में आया, इसी के द्वारा यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1983 में वर्ल्ड कमीशन एनवायरमेंट डेवलपमेंट का मतलब गठन किया। फिर उसके बाद इसकी अध्यक्षता नॉर्वे के तत्कालीन प्रधानमंत्री हॉर्लेम ब्रटलैंड ने की थी, जिसका नाम था ग्रो हॉर्लैंड ब्रटलैंड। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम भी पड़ा था, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं कि इसने मतलब ब्रटलैंड आयोग जो था, कमीशन था, इसने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने 1987 में अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट पेश की, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम था इसका, आवर कॉमन फ्यूचर। जो 1983 में ब्रटलैंड कमीशन बना था, उसने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हिंदी में इसको बोल सकते हैं हमारा साझा भविष्य। दुनिया के सामने पहली भारत सतत यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सटीक परिभाषा इसी रिपोर्ट में रखी गई। इसमें ये बात कही गई कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता करे ना। तो इसमें ये परिभाषा दी गई। और सबसे पहले किसी मतलब पर्यावरण सम्मेलन को लेके, यानी सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक सटीक परिभाषा रखी गई, सटीक। और इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में थी, जिसके आधार पर आगे रियो समिट का जन्म होता है। तो अब देख लेते हैं 1989 में क्या हुआ कि यूएनजीसी ब्रटलैंड रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर दिसंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ, यानी कि जिसे यूएनजीए बोला जाता है, ने अपनी प्रस्ताव 44/228 यानी कि 44/228 पारित किया। इसमें पर्यावरण और विकास पर एक विशाल वैश्विक सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया था। अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसके द्वारा रियो सम्मेलन को बुलाया गया था, तो उस रिपोर्ट का नाम था 44/228, इसको याद रखना था। और यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो रिपोर्ट अपनी दी थी 1989 में दी थी, इसको भी याद रखना है। यही निर्णय आगे चल के रियो सम्मेलन बना, मतलब इसी यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा की इसी रिपोर्ट के आधार पर रियो सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट, जिसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं, का जन्म हुआ। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं सम्मेलन का मूल विवरण, यानी कि समिट की प्रोफाइल। तो आधिकारिक नाम था, जिसे हम रियो समिट, पृथ्वी सम्मेलन 1992 या कि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो बोलते हैं, जिसमें एजेंडा 21 आया, तो उसका आधिकारिक नाम जरूर याद रखना है। ऑफिशियल नेम इसका क्या था, कभी भी पूछा जा सकता है कि रियो समिट पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में आया था, उसका आधिकारिक या ऑफिशियल नेम क्या था, तो उसका नाम हिंदी में था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं यूएनसीईडी, जिसका फुल फॉर्म है क्या, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म भी जरूर याद रखिए। ये क्या है, जो आप रियो समिट पृथ्वी सम्मेलन 1992 बोलते हैं, उसी का ऑफिशियल नेम है, ये जरूर याद रखना है। कभी भी इसका नाम ऑफिशियल दे के ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, फिर
शॉर्टकट में पूछ लेगा। तो याद रखना है UNCED, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, ही रियो समिट का नाम है, जो 1992 में बना था। स्थान क्या था? रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में इसका स्थान रखा गया था गठन का। फिर तारीखें कब से कब तक हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम UNCED संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन कहते हैं, 3 जून से लेके 14 जून 1952 तक हुआ था। और इसके महासचिव कौन थे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक एग्जामों में पूछा तो नहीं गया लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है कि रियो समिट पृथ्वी सम्मेलन का जो पहली बार हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उनके महासचिव कौन थे? सेक्रेटरी जनरल। तो उनका नाम था मॉरिस स्ट्रांग थे। इन्हें ही वैश्विक पर्यावरण कूटनीति का पितामह कहा जाता है। तो याद रखना है, वैश्विक पर्यावरण कूटनीति का पितामह किसे कहा जाता है? मॉरिस स्ट्रांग को। और 1972 के स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था, पहला वैश्विक इन्वायरमेंट सम्मेलन था, उसके भी जनक कौन थे? यही थे मॉरिस स्ट्रांग, जो पहले पृथ्वी सम्मेलन में महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी थे। और पहली बार जब सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन में, उसने कितने देशों ने भागीदारी की थी? तो 178 देशों ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था, भाग लिया था, ये बात भी याद रखना है। तो कितने देश लिए थे संस्थापना जब हुई तो 178 देशों ने। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं रियो समिट के 5 मुख्य स्तंभ, मतलब रियो समिट के द्वारा किसका किसका जन्म हुआ था मेनली। तो रियो समिट जो 1992, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन 1992 बोलते हैं, तो इसके द्वारा दो तरह के घोषणाएं की गई, जिसके अंदर कुछ सम्मेलन यानी कि रिपोर्टों का जन्म हुआ। जैसे कि गैर बाध्यकारी घोषणाएं में क्या हुआ था? नॉन लीगली, जिसको बाइंडिंग बोलते हैं, इसमें कोई भी गैर बाध्यकारी घोषणाएं थे, मतलब इसमें कोई कानून नहीं था। जैसे कि रियो घोषणा पत्र इसी के द्वारा आया। एजेंडा 21 जो हम लोग पढ़ते हैं कि एजेंडा 21 किसका परिणाम था? पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो समिट का ही परिणाम था 1992। और उसके बाद वन सिद्धांत भी, जो गैर बाध्यकारी घोषणाएं थी, इसके अंदर आते हैं ये 3। उसके बाद कानूनी रूप से बाध्यकारी जो संधियां निकल के आई, जिसको हम द रियो सिस्टर भी बोलते हैं। 3 रियो सिस्टर कौन कौन थी? UNFCCC, CBD और UNCED। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इतना याद रखना है। और CBD का क्या फुल फॉर्म है? कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी। और UNCCD का क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैक्ट टू डिजर्टिफिकेशन, ये फुल फॉर्म है, जो मरुस्थल से लेके है। तो इतनी सारी संस्थाओं का जन्म हुआ 1992 रियो सम्मेलन के द्वारा। जैसे ये तीनों क्या है? गैर बाध्यकारी घोषणाएं थी, और ये तीनों कानूनी रूप से, इसमें रूल रेगुलेशन था, जो हर देश की संस्थाओं को, सरकारों को मानना था इस नियम के हिसाब से। तो आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना मतलब रियो समिट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतनी संस्थाओं का जन्म हुआ था, जो कि अभी इनके अंदर भी सब इनके मतलब UNFCCC, CBD, UNCCD के भी अंदर भी बहुत सारी सम्मेलनों का जन्म हुआ, उसको भी देखेंगे। तो अब आप देख लेते हैं सबसे पहले गैर बाध्यकारी दस्तावेज जो थे, नॉन लीगली बाइंडिंग, जैसे कि रियो घोषणा पत्र जो आया था, इसके बारे में यह मानव व्यवहार पर और पर्यावरण के बीच संबंधों को संचालित करने वाले 27 सिद्धांतों का प्रिंसिपल का एक चार्टर था। कभी भी आपसे पूछा जाए कि रियो घोषणा पत्र जो था उसमें कितने सिद्धांतों का चार्टर था, तो 27, इसमें बस इतना याद रखना है। ऐसे ही एजेंडा 21 जो रियो समिट में पेश किया गया, जो गैर बाध्यकारी दस्तावेज था, इसमें क्या कहा गया? यह 21वीं सदी में सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 40 अध्यायों यानी 40 चैप्टर की एक व्यापक विस्तृत एक्शन प्लान यानी कि ब्लूप्रिंट था। इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। तो एजेंडा 21 से हमको क्या याद रखना है कि ये जो है एजेंडा 21 जो था, इसमें 40 अध्याय यानी कि टोटल 40 चैप्टर थे, और इसको 4 भागों में बांटा गया, ये याद रखना है। और रियो घोषणा पत्र, रियो डिक्लेरेशन में क्या था? 27 प्रिंसिपल का एक चार्टर था, इतना याद रखना है। फिर उसके बाद देख लेते हैं स्थानीय एजेंडा 21 को लेकर क्या एक नियम था कि इसके तहत दुनिया भर के स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं और पंचायतों को अपने स्तर पर पर्यावरण योजना बनाने का निर्देश किसके द्वारा दिया गया है? एजेंडा 21 में दिया गया है। अगर आपसे कभी भी ये पूछे तो किसके थ्रू जो है हम अपने नगर पालिका, नगर पंचायतों को अपने स्तर पर पर्यावरण योजनाओं का निर्देश बनाने का आदेश दिया गया था, तो वो एजेंडा 21 के ही ये
लिए दिया गया था। ठीक, फिर उसके बाद गैर बाध्यकारी मतलब जो सम्मेलन था उसमें क्या था, वन सिद्धांत यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल। यह वनों के संरक्षण और सतत विकास के दिशा निर्देशों के एक गैर बाध्यकारी दस्तावेज। तो याद रखना है, गैर बाध्यकारी दस्तावेज में हम 3 पढ़ चुके हैं, क्या, रियो घोषणा पत्र, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल यानी कि वन सिद्धांत। ये जो है गैर बाध्यकारी दस्तावेज थे रियो सम्मेलन के द्वारा जो बने थे। अब इसके बाद देख लेते हैं कानूनी रूप से बाध्यकारी रियो संधियां, जिसे हम रियो सिस्टर के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसके द्वारा UNFCCC यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्या था, CBD, जिसका हिंदी में मतलब होता है जैविक विविधता पर अभिसमय, जिसका फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होगा, CBD का कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। फिर उसके बाद तीसरा क्या इससे निकल के आया गया था, पृथ्वी सम्मेलन का तीसरा परिणाम क्या था, UNCCD, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थली से निपटने के लिए ये कन्वेंशन इसका हिंदी में मतलब होता है। तो ये तीनों का किसका परिणाम था, एजेंडा मतलब पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो हुआ, ये उन्हीं से तीनों निकल के ये तीनों संधियां निकल के आई, जिसे रियो सिस्टर भी बोला जाता है। तो अभी कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 के थ्रू रियो सिस्टर किसको बोला जाता है या फिर कौन कौन से रियो सिस्टर के अंतर्गत आता है, तो ये तीनों नाम ही आता है। अभी हम इनके बारे में डीपली में आगे पढ़ेंगे। और एक चौथी संस्था का भी जन्म हुआ था पृथ्वी सम्मेलन में, जिसका नाम था GEF, जिसे हिंदी में बोला जाता है वैश्विक पर्यावरण सुविधा, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। अब इसके बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछा जा सकता है। यह GEF क्या था, ये एक वित्तीय संस्था थी जिसका बीजारोपण 1991 में, आधिकारिक स्थापना 1992 रियो सम्मेलन के ही द्वारा हुआ था। इसका काम क्या था, विकासशील या गरीब देश पर्यावरण की महंगी संधियों जैसे कि UNFCCC CBD को अपने दम पर लागू नहीं कर सकती थी, इसलिए GEF यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी स्थापित हुआ ताकि इन प्रोजेक्टों को पैसा या फंड दे सके। तो याद रखना है, जो भी वैश्विक वित्तीय सम्मेलन होते हैं किसी भी देश में लागू करने के लिए, उसको फंड देने के लिए रियो सम्मेलन यानी कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 एक संस्था का गठन किया गया, जो 1992 में ही बन चुकी थी, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना 1992 रियो सम्मेलन में ही हुआ। ये क्या करता है, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण जितने भी संधियां होती हैं उसको पैसा उपलब्ध कराता है। तो इसका नाम क्या है, GEF, ये वित्तीय संस्था है पर्यावरण सम्मेलन से लेके। इस बात को जरूर याद रखना है। ये भी रियो सम्मेलन यानी कि पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम अर्थ समिट बोलते हैं, 1992 में जो बना था उसी की ही देन है, ये भी याद रखना है। फिर अब देख लेते हैं, हमने जैसे कि रियो सिस्टर के अंदर 3 पढ़े थे ना, अब उनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। उसके अंदर भी कुछ सब सम्मेलन, सब प्रोटोकॉल्स हैं जो जिनके थ्रू निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं UNFCCC, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्य काम क्या था, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकना, इसका काम था। इसी संस्था के तहत हर साल COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की प्रसिद्ध बैठकें होती है, जिसे हम COP बोलते हैं ना, जैसे COP 21, COP 15, तो जो भी हुआ था, तो इसी में UNFCCC की देन ही थी। इसी संस्था के तहत हर साल COP, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी, की बैठक होती है। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना गठन कब किया गया था, ये 4 जून 1992 रियो समिट के ही द्वारा UNFCCC की स्थापना हुई थी। वैश्विक स्तर पर इसे लागू 21 मार्च 1994 में किया था। इस पे भारत जो है 1992 10 जून को हस्ताक्षर किया था, लेकिन भारत ने इसको पूरी तरीके से रेक्टिफाई कब किया था, 30 दिसंबर 1993। यानी कि आपसे कभी भी पूछे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCCC बोला जाता है, इसको भारत ने कब लागू किया, तो 30 दिसंबर 1993, ये वाली डेट याद रखनी है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1992, वैश्विक स्तर पर 1994। ये सब डेटें इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना है। एक बार आप देखेंगे तो 2-3 बार तो जरूर याद हो जाएगा। फिर इसके आगे देखते हैं, अब इसी के अंतर्गत और सब प्रोटोकॉल्स का जन्म हुआ, जो कि इम्पोर्टेंट हुआ, एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि यह प्रोटोकॉल किसके द्वारा निकल के आई, यानी कि किसका इसमें हाथ है, तो आप इसी के द्वारा बता सकते हैं कि जैसे कि UNFCCC के अंतर्गत पैदा हुए प्रमुख सम्मेलन और प्रोटोकॉल्स कौन कौन है,
यूएनएफसीसी की ही देन है कि क्योटो प्रोटोकॉल का जन्म हुआ जो 1957 में आया। यूएनएफसीसी के कॉप 3 यानी कि जिसका जो जापान में हुआ था उसी का परिणाम था कि क्योटो प्रोटोकॉल का जन्म हुआ। विकसित देशों पर ग्रीन हाउस गैस कम करने की कानूनी बाध्यता लगाई गई और इसको लागू कब किया गया? 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। प्रोटोकॉल मतलब क्योटो प्रोटोकॉल 1957 में स्थापना हुई और ये लागू कब हुआ? 16 फरवरी 2005 को। भारत ने इसको पुष्टि कब की थी? 26 अगस्त 2002 की। ये सारी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पास यूएनएफसीसी का दूसरा प्रमुख सम्मेलन इसके अंतर्गत कौन सा आता है? पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको लागू शुरू किया गया था पेरिस एग्रीमेंट। यह कॉप 21 यानी कि फ्रांस का परिणाम था। कॉप 21 की मीटिंग हुई थी जिसको कॉप 21 फ्रांस में मीटिंग हुई थी। इसी के द्वारा पेरिस समझौता 2015 में किया गया था। इसने क्या किया? क्योटो की जगह ली। ये इसका लक्ष्य क्या था? वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 सेंटीग्रेड तक सीमित रखना था, डिग्री सेंटीग्रेड। फिर लागू कब हुआ था ये पेरिस समझौता? 4 नवंबर 2016 को। भारत ने इसे कब स्वीकार किया था? 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2016, 2 अक्टूबर 2016 को इसको भारत ने रेक्टिफाई किया था, स्वीकार किया था। तो ये सब सारी डेटें याद रखना है कि यूएनएफसीसी के अंदर 2 प्रोटोकॉल का जन्म हुआ, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं जिसकी स्थापना 1957 में की गई और इसको पूरे विश्व में 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया और इसमें भारत ने इसको कब लागू किया? 16 अगस्त 2002, 26 अगस्त 2002 को लागू किया। फिर इसी का परिणाम था यूएनएफसीसी का पेरिस समझौता जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कॉप 21 फ्रांस में हुआ और इसका लक्ष्य था वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना था। और इसको लागू कब किया गया? 2016 में। 15 में आया था ये, 16 में लागू हुआ। भारत जो है 2 अक्टूबर 2016 में इसका सदस्य मतलब इसको लागू किया अपने यहाँ। फिर उसके बाद दूसरा दूसरा देख लेते हैं जिसका नाम है सीबीटी। सीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी। ठीक, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैविक विविधता पर आदि समय। इसका उद्देश्य क्या था? जैविक विविधता बायोडाइवर्सिटी को बचाना, जीवों वनस्पतियों को विलुप्त होने से रोकना और प्राकृतिक संसाधनों का समान बंटवारा करना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 5 जून 1992 रियो समिट के दौरान इसकी भी की गई थी, जो रियो सिस्टर के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पे वैश्विक स्तर पर लागू का पूरे विश्व में इसको 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया था। भारत ने इस पर हस्ताक्षर 5 जून 1992 को किया था और इसकी पुष्टि रेक्टिफाई कब किया था? 18 फरवरी 1994। तो आपसे अगर कभी भी एग्जाम में पूछे कि भारत ने इसका पक्षकार यानी कि कब लागू किया, तो ये लास्ट वाली डेट याद रखना है, साइन वाली नहीं। तो 1994 तो याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये सीबीटी कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की स्थापना 5 जून 1992 को रियो समिट के द्वारा की गई थी। पूरे वर्ल्ड में इसको 1993 में लागू किया। भारत ने इसको कब लागू किया था? 1994। ये जरूर याद रखना है 1994 वाला। इसी के अब यार क्या ध्यान देना है, इसी संधि के तहत भारत बाद में जैव विविधता नियम 2002 संसद में पास किया था। ठीक, ये याद रखना। भारत का जैव विविधता नियम कब आया था? 2002 में पास किया गया था इसी के थ्रू। फिर उसके बाद देख लेते हैं सीबीटी के अंदर और क्या क्या उप समझौते प्रोटोकॉल्स आए थे। सीबीटी के बाद सीबीटी के ही द्वारा जन्म हुआ किसका? कोर्टेजेना प्रोटोकॉल का। कोर्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी के लिए था। यह जैव सुविधा से संबंधित था। इसका उद्देश्य था आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी से बने संशोधित जीवों जैसे जीएमओ, एलएमओ से प्रकृति को बचाना था। इसका मतलब यही था कि जो बायोटेक्नोलॉजी से जितने भी जीव बन रहे हैं उसको एनवायरनमेंट को सेव करना है। इसको 29 जनवरी 2000 को बनाया गया और ये पूरी तरीके से लागू कब हुआ था? 2003 में पूरे वर्ल्ड के लिए। इतना याद रखना है। कोर्टेजेना प्रोटोकॉल सीबीटी बायोडाइवर्सिटी की ही देन थी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सीबीटी के द्वारा ही नागोया प्रोटोकॉल का जन्म हुआ। इसका आधार क्या था? इसका आधार था एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जिसको शॉर्टकट होता है एबीएस। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और इसमें क्या नियम था कि यदि विदेशी कंपनी जड़ी बूटी या ज्ञान से दवा बनाती है तो आर्थिक लाभ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। मतलब जहां पे कोई भी विदेशी कंपनी मतलब एक्सपेरिमेंट के कोई दवा ववा बनाती है तो सबसे पहले वहां लोगों को, स्थानीय लोगों को उस जड़ी बूटी दवा का लाभ मिलना चाहिए आर्थिक रूप से। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद इसे बनाया कब गया था नागोया प्रोटोकॉल को? 2010 में 29 अक्टूबर को इसको बनाया गया था और पूरे वर्ल्ड में इसको 12 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया था। तो याद रखना है सीबीटी यानी कि कन्वेंशन ऑन
कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की देन थी कि कोर्ट जेना प्रोटोकॉल आया जो 2000 में आया, 2003 में लागू हुआ। फिर उसके बाद नागोया प्रोटोकॉल आया जो 2010 में बनाया गया और 2014 में जो है पूरे वर्ल्ड में लागू हुआ। इतना याद रखना है। फिर लास्ट में हम देख लेते हैं UNCCD, जिसका हिंदी में मतलब है इसका मरुस्थल से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। अब UNCCD का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और उसके बाद मरुस्थल से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हिंदी में बोला जाता है। यह एक ऐसी संस्था थी कि यह इकलौती ऐसी संधि है जिसकी सिफारिश रियो सम्मेलन एजेंडा 21 में सीधे तौर पे की गई। तो यानी कि अगर कभी पूछा जाए तीनों सिस्टर्स में किसकी एजेंडा 21 के द्वारा सीधे गठन किया गया था, तो ये कौन सा था? UNCCD, जो मरुस्थल के लिए काम करेगा। इसका उद्देश्य था मरुस्थली जमीनों का बंजर होना और सूखे से निपटना, उसको बचाना। ठीक। और इसको बनाया कब गया था? 7 जून 1994 में इसका गठन हुआ था। 17 जून 1994 में पेरिस फ्रांस में इसका गठन किया गया था। इसका UNCCD को जो मरुस्थल से लेके बना था। और वैश्विक स्तर पर कब लागू हुआ? 26 दिसंबर 1996 में ये लागू हुआ। इससे ये याद रखना है। अब इसी विशेष नोट देख लेते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय को भारत में नोडल मंत्रालय बनाया गया। किसको? मतलब जो भारत में डिजर्टिफिकेशन के लिए बनाया गया है सम्मेलन, उसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भारत में इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है। और भारत ने इसके COP14 यानी कि COP14 सम्मेलन की मेजबानी 2019 में ग्रेटर नोएडा में की थी। तो कभी पूछा जाए कभी भी आपसे कि COP14 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ग्रेटर नोएडा में 2019 को। और किस लिए हुआ था? ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कमबैक टू डिजर्टिफिकेशन के थ्रू जो हुआ था, डिजर्टिफिकेशन को लेके COP14 को सम्मेलन, वो 2019 में ग्रेटर नोएडा में हुआ था। इतना याद रखना है। तो ये पूरा वीडियो सिर्फ रियो समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 के थ्रू जितने भी सम्मेलन वो इसके अंदर में और भी जो सब प्रोटोकॉल्स आए सारे को हमने इसमें डिटेल कर लिया है। अब इससे रिलेटेड आपका कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी आगे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आएंगे, जैसे कि जब भी हम पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जो साइट्स वाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ रियो समिट के बारे में डिटेल वीडियो था। इसके अलावा अब आपको कोई नहीं पढ़ना है। ये एक फुल वीडियो है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।